ओके जी, गुड इवनिंग। आज हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन एसए 600 की। ठीक है, अगर आपको इसकी कोई डिटेल रिवीजन बनानी है तो उसकी मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, रिवीजन बैक सारे स्टैंडर्ड की एक अलग से, जैसे 600 सीरीज है, 500 सीरीज है, उसकी मिल जाएगी। अभी के लिए सिर्फ 600 सीरीज क्विक रिवीजन विद इन 5-6-7 मिनट्स यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। तो यहाँ पे एक ऑडिटर है लाइक मेन ऑडिटर जो कंपनी की ऑडिट कर रहा है या फिर हेड ऑफिस की। दूसरा आएगा ब्रांच ऑडिटर, ठीक है, जो छोटा ऑडिटर अपन जिसको बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंट। तो सबसे पहले आपके पास देखो तीन डेफिनेशन आ रही है। एक है प्रिंसिपल ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर वो होता है जो मेन हेड ऑफिस की ऑडिट कर रहा हो या कंपनी की। दूसरा है अदर ऑडिटर। अदर ऑडिटर जो कंपोनेंट की ऑडिट कर रहा हो। कंपोनेंट यानी कि ब्रांच, सब्सिडरी, एसोसिएट, ऐसा ही। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस एज प्रिंसिपल ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर पीए ओए के काम को कैसे एक्सेप्ट करेगा। पीए मतलब बड़ा ऑडिटर, ओए अदर ऑडिटर यानी कि ब्रांच वाले का, कंपोनेंट वाले का ऑडिटर। पीए ओए के काम को कैसे एक्सेप्ट करेगा। पहला वो देखेगा मटेरियलिटी लेवल, दूसरा देखेगा डिग्री ऑफ नॉलेज उस काम को लेके, उस बिजनेस को लेके, तीसरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो अदर ऑडिटर ने कंपोनेंट की ऑडिट किया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है। और चौथा है एडिशनल प्रोसीजर वो क्या लगाएगा जिसमें पार्टिसिपेशन हो सकती है उस ऑडिटर की खुद की। चार चीजों के देख के तब वो जाके क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर अनदर ऑडिटर के काम को एक्सेप्ट करेगा। पहला मटेरियलिटी लेवल चेक करेगा, डिग्री ऑफ नॉलेज ऑफ बिजनेस, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ऑडिटर में, और एडिशनल प्रोसीजर और या पार्टिसिपेशन ऑफ ऑडिट कितनी है। फिर उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पीए का प्रोसीजर, प्रिंसिपल ऑडिटर्स प्रोसीजर। पीए क्या करेगा, सबसे पहले विजिट द कंपोनेंट एंड एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर पीए जो है ओए के काम को यूज कर रहा है, क्योंकि पीए है कंपनी का ऑडिटर, अगर मेरे को सब्सिडरी की कंसोलिडेशन बनानी है तो मेरे को सब्सिडरी के ऑडिटर के काम को यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहला जो बड़े वाला ऑडिटर है वो ब्रांच में जाके विजिट कर सकता है, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन कर सकता है। सेकंड, वो अदर ऑडिटर की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक करेगा कि वो अगर सीए का मेंबर नहीं है तो, अगर है तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी चेक करी जाएगी। तीसरा पॉइंट आपके पास है क्या ओए का काम। ओए कौन, छोटा ऑडिटर ओए। ओए के काम को हम क्या करेंगे कि हमारे लिए सफिशिएंट है कि नहीं, तो मेरे को उससे एविडेंसेस मिल सकते हैं कि नहीं, तो वो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा जिसमें वो देखेगा क्या क्या चीजें देखेगा कि एरिया ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन क्या है, कि आपको भाई साहब किस काम पे ध्यान देना था ताकि मैं आपके काम को यूज कर सकूं। वर्क ऑफ ओए, एरिया ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन, क्या इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं इन बिटवीन, और टाइम टेबल क्या है कंप्लीशन ऑफ ऑडिट का। और उसके बाद है क्या अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, ये सारे स्टैंडर्ड्स और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ये पीए चेक कर रहा है जब वो ओए के काम को यूज करता है। उसके बाद रिव्यूज आर समरी ऑफ ओए प्रोसीजर। ओए क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है उसको रिटर्न समरी लिख के पीए को दे देगा। पीए देख लेगा कि मेरे लिए वो सफिशिएंट है कि नहीं, पीए यानी बड़ा ऑडिटर। फिर है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग ऑफ ओए। ओए 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 ने अगर कुछ फाइंडिंग की हुई है, कुछ मुद्दे निकाले हुए हैं जो अफेक्ट कर रहे हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, तो वो देखेगा कि क्या वो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मतलब अच्छी खासी है कि नहीं, उनकी सप्लीमेंट ऑडिट करवा के देख लेगा। ये क्या था पीए का प्रोसीजर। पीए के प्रोसीजर में पहला पॉइंट विजिट द ब्रांच एंड एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चेक द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ ओए इफ ही इज नॉट द मेंबर ऑफ आईसीएल। तीसरा आपके पास था प्रोसीजर टू ऑब्टेन एसएई व्हेन यूज द वर्क ऑफ ओए, यूज द वर्क ऑफ ओए कि वो सफिशिएंट है कि नहीं। फिर रिटर्न समरी ऑफ ओए, वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ ओए या उसकी सप्लीमेंट ऑडिट करवाना। डॉक्यूमेंटेशन, ये सब कुछ जो भी कर रहे हो पीए इन सभी का डॉक्यूमेंट रखेगा, मैंने ओए के किस काम को यूज किया, मैंने खुद क्या किया, अफेक्टिंग वाले फैक्टर जो भी हैं। कोऑर्डिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आ चुका है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है लाइजन। पीए में और ओए में चाहे बड़े छोटे हैं लेकिन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी जाके वो एक दूसरे के काम को रिपोर्टिंग करेंगे या यूज करेंगे। रिटर्न में होना चाहिए। और तीसरा है आपके पास क्या क्या चीजें ध्यान रखोगे, टाइम टेबल, दूसरा अटेंशन ऑफ पीए, तीसरा कंप्लायंस विद रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स, और रिस्पॉन्ड टू डिटेल्ड क्वेश्चनियर गिवन बाय पीए एंड रिस्पॉन्ड गिवन बाय ओए, रिस्पॉन्ड गिवन बाय ओए।
तो कोऑर्डिनेशन में आपको देखना है पहले तो दो जनों में, पीए में और ओए में सफिशिएंट लाइजन यानी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, रिटन इश्यू रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए, टाइम टेबल, क्वेश्चनियर, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट और अटेंशन ऑफ पीए रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, ये ध्यान में रखना है। और आखिरी टॉपिक है आपके पास, सेकंड लास्ट टॉपिक आपके पास है रिपोर्टिंग कंसीडरेशन ऑफ पीए। बड़ा ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट कैसे बनानी है, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपके पास दो पॉइंट है। अगर ओए के काम को कैन नॉट बी यूज्ड, ओए के काम को कैन नॉट बी यूज के काम को हम या तो यूज नहीं कर पा रहे या फिर हम एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर वगैरह नहीं लगा पा रहे, तो पीए क्या कर देगा, पीए क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, क्यूओ या डीओ। एक बार इस पॉइंट को फिर से बोलो। और दूसरा अनेबल टू परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर, तो क्यूओ या डीओ। दूसरा पॉइंट इसके बाद है आपके पास, अगर ओए की रिपोर्ट मॉडिफाइड है, अच्छा भाई छोटा ऑडिटर होके तू भी मॉडिफिकेशन दे रहा है, कहता हाँ भाई मैं भी तो सीए ही हूं, तो ओए की रिपोर्ट अगर मॉडिफाइड है और उसके बाद रेफरेंस उस रिपोर्ट की अगर आपको देनी जरूरी है पीए को अपनी रिपोर्ट में, ठीक है, तो वो देख लेगा। उसके बाद है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहला है बिटवीन द ओए एंड ए, बिटवीन ओए एंड पीए। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा अगर कोई काम उसी ने की है, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल रहूं, ठीक है, तो हम अदर ऑडिटर के काम के ऊपर रिलायबल रह लेंगे। तो मेन पॉइंट यही था बस। देखा जाए क्रक्स क्या है, दोनों एक दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, लेकिन एक है कि उनके काम की रिलायबिलिटीज वगैरह चेक कर लेना। डन। इसी के साथ आपका एसए 600 खत्म हुआ, ठीक है। अगर किसी को दोबारा सुनना है तो इसको रिपीट में सुन लेना, 5 मिनट में खत्म। ओके, बाय बाय। ओके, गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हमारा एसए 610 हुआ था, तो आज हम उसकी एक क्लिप बनाने वाले हैं, ठीक है, फास्ट रिवीजन क्लिप बनाने वाले हैं। तो जिसको बार बार सुनना है यहाँ से आप सुन सकते हो। तो एसए 600 में 3 स्टैंडर्ड्स आते हैं, एसए 600 में टोटल देखो एसए 610 हम रिवाइज करने वाले हैं आज, ठीक है। तो एसए 600 में टोटल 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं, 600, 610, 620। 600 क्या होता है, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, वो आपके कंपनी ऑडिट में आ चुका होगा। एसए 610 हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। 620 न्यू सिलेबस वालों को नहीं है, ओल्ड सिलेबस वालों को है, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो जल्दी से अपन इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। कौन इंटरनल ऑडिटर को यूज करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर का दूसरा नाम होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर का दूसरा नाम है, लेकिन ये इंटरनल ऑडिटर से डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो आप अपनी इक्वेशन लिख लेना, स्टैट ऑडिटर जो है इंटरनल ऑडिटर नहीं होता। तो ये ऐसे डील करता है एक्सटर्नल ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ये ऐसे डील करता है आपका एक्सटर्नल ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, यानी कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है अगर उसको इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करना है अपनी रिपोर्ट बनाते हुए, अपनी ऑडिट करते हुए, तो उसको 610 के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन, आईएएफ की फुल फॉर्म है इंटरनल ऑडिट फंक्शन, चाहे आप उनके काम को यूज करो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, चाहे आप डायरेक्टली इंटरनल ऑडिटर को यूज कर लो। ये जो थी आपके पास बी पॉइंट अमेंडमेंट थी। क्या की अमेंडमेंट थी, पहले होता था सिर्फ आप उसके काम को यूज करते हो, अब आप डायरेक्टली उसको भी यूज कर देते हो कि भाई तो मुझे डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। सेकंड आपके पास है दिस एसे डज नॉट अप्लाई इफ एंटिटी, अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है ही नहीं तो एसए 610 लगेगा नहीं। उसके बाद है इन सम सर्कमस्टांसेस एक्सटर्नल ऑडिटर में बी प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो कुछ लॉ रेगुलेशन कई बार उसको प्रोहिबिट कर देते हैं, तब भी 610 नहीं लगाओगे। ऐसे डू नॉट ओवरराइड द लॉ एंड रेगुलेशन, तो अगर लॉ रेगुलेशन ने ऊपर बोल दी है कि आपको 610 नहीं लगाना तो नहीं लगाना, या इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज नहीं करना तो नहीं करना। तो स्कोप में क्या आया, एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, आप उसके काम को भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट उसको भी। उसके बाद है कहाँ पे नहीं लगेगा, अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन यानी कि इंटरनल ऑडिट हो ही नहीं रही। उसके बाद है एक्सटर्नल ऑडिटर, कई बार लॉ रेगुलेशन उसको प्रोहिबिट कर देते हैं, इंटरनल ऑडिटर को मत यूज करो या फिर ऐसे 610 मत लगाओ, तो ये ऐसे उसको ओवररूल नहीं कर सकता। किसको ओवररूल नहीं कर सकता, लॉज एंड रेगुलेशन या स्टैट्यूट को। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव दो ही होते हैं। आप अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को यूज कर रहे हो तो क्या वो आपके लिए एडिक्वेट है कि नहीं है,
अगर आप इंटरनल ऑडिटर, दो चीजें थी, इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करना या डायरेक्ट इंटरनल ऑडिटर को यूज करना। अगर आप इंटरनल ऑडिटर के फंक्शंस को यानी कि वर्क को, उसके काम को यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है कि उसने डेप्रिसिएशन बना के रखी हुई थी, उसने डेटर्स की एक्सेल शीट बना के रखी हुई थी, आपने बोला मुझे दे दे यार, जो तेरा काम है मैं भी यूज कर लेता हूँ अपनी ऑडिट में। तो ये होता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को यूज करना। तो आपने देखना है अगर आप उसके काम को यूज कर रहे हो देन इट इज एडिक्वेट फॉर यू और नॉट। दूसरा है अगर आप इंटरनल ऑडिटर को यूज करते हो, सीधा ही इंटरनल ऑडिटर को बोलते हो कि ऐसे कर, मेरे अकॉर्डिंग, मेरी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग डेटर्स की लिस्ट बना दे, तो आपने ये देखना है उसको डायरेक्ट सुपरविजन, उसको डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू करना है, आपने उसको डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू डीएसआर करना है। आगे इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या होता है, कह रहे हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन दो तरह की एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन चैप्टर 4 में भी आई थी। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऐसा होता है जो एश्योरेंस और कंसल्टिंग एक्टिविटी दे रहा हो, दो एक्टिविटीज, एश्योरेंस और कंसल्टिंग एक्टिविटी फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। यानी कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन दो एक्टिविटीज दे रहा है, एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ तीन चीजें, एंटिटीज का गवर्नेंस, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल। डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब होता है आप इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट यूज कर रहे हो कि भाई मेरे लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दे। आगे एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखो एक्सटर्नल ऑडिटर यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर रहे हैं या फिर इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। अगर आपने यूज कर लिया तो आपकी लाइबिलिटी क्या कम हो जाएगी? जी नहीं, यू विल रिमेन द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ओपिनियन या ऑडिट रिपोर्ट, चाहे आप उसके काम को यूज करो चाहे ना करो। तो इसका मेन मतलब यही है कि आप सोल रिस्पॉन्सिबल रहोगे। इसका एक रीजन है, रीजन यही सेकंड पॉइंट में आप लिख लेना, ये रीजन सेकंड पॉइंट में जो दिया हुआ ना, सेकंड पॉइंट रीजन है, कहते हैं क्यों आप सोल रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, क्योंकि इंटरनल ऑडिट फंक्शन या उसका वर्क या फिर इंटरनल ऑडिटर वो इंडिपेंडेंट नहीं होते एज पर ऐसे 200। इस वजह से उन्होंने बोला कि इंटरनल ऑडिटर विल सोल रिस्पॉन्सिबल। रीजन क्योंकि इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड इंटरनल ऑडिटर आर नॉट इंडिपेंडेंट एज पर एसए 200। चलो जी आगे, उसके बाद है स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, अभी अपन ने पढ़ा था इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या आ रहा था, एश्योरिंग एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी फॉर डिजाइन एंड इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल। तो कह रहे हैं तीन तरह की एक्टिविटीज होती है ना ये आपकी, सॉरी ये तीन तरह की जो एंटिटी की इफेक्टिवनेस चेक करनी है। तो कह रहे हैं अगर मुझे गवर्नेंस से रिलेटेड, यानी कि अब यहाँ पे ना टॉपिक बातों ही बातों में स्टैट ऑडिटर से उठ के इंटरनल ऑडिटर के पल्ले पड़ गया। ये अब इंटरनल ऑडिटर के बारे में बताने लगे कि इंटरनल ऑडिटर को क्या करना है। पहला, गवर्नेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज चेक करनी है, एक्टिविटीज रिलेटेड टू गवर्नेंस, कि क्या कंपनी में सब कुछ एथिकल और वैल्यू के हिसाब से काम चल रहा है, यानी कि एथिक्स और वैल्यूज वाले ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं। इंटरनल ऑडिटर को, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को ये ध्यान में रखना है तीन चीजें। पहला गवर्नेंस, कि सब कुछ एथिकल और वैल्यूज के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। सेकंड एक्टिविटी है रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट, उनको इंटरनल ऑडिटर को और डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करने हैं और इवेलुएट करने हैं सारे रिस्क और उसकी इंप्रूवमेंट बतानी है कि ठीक है कि नहीं। तीसरा है एक्टिविटी रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल, इसके अलग से पार्ट थे। सबसे पहला इवेलुएट कर लो इंटरनल कंट्रोल को, सबसे पहला है इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इवेल्युएशन कर लो इंटरनल कंट्रोल की। सेकंड है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, तो जो भी फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन है, लिक्विडिटी रेशियोज हैं, इंडिविजुअल टर्म्स हैं, सब कुछ देख लो। तीसरा है रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फोर्थ है रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, यानी कि ये चार एक्टिविटीज हैं जो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है, इंटरनल ऑडिटर को लगानी है। पहला इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिजनेस वगैरह वाली, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस अचीव करना, एंड कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एस 250 के अकॉर्डिंग क्या हमारी एंटिटी, हमारे क्लाइंट सब कुछ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। इसके बाद आ जाओ आप लोग रिक्वायरमेंट ऑफ एस 610। तो दो चीजों को लेके टॉपिक्स हैं, एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, एक इंटरनल ऑडिटर को लेके। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन में पहला आपके पास है इवेल्युएटिंग द आईएएफ,
यहाँ पे अब बात इंटरनल ऑडिटर की नहीं हो रही, फिर से एक्सटर्नल ऑडिटर की हो गई कि एक्सटर्नल ऑडिटर को अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करना है, ठीक है, यानी कि उनके काम को यूज करना है, तो पहले इवेलुएट करो। किसको इवेलुएट करना है? इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, ठीक है। तो आप देखो कि इंटरनल ऑडिटर की खुद की ऑब्जेक्टिविटी है कि नहीं। सबसे पहले क्या देखना है? ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, क्योंकि यहाँ पे आप कर क्या रहे हो? एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को यूज करने वाला है, तो सबसे पहले इंटरनल ऑडिट फंक्शन को इवेलुएट करो, यानी कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिटर्स खुद पहला ऑब्जेक्टिविटी है कि नहीं, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। सेकंड में उनकी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस चेक कर लो। तीसरे में देख लो क्या वो सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करते हैं कि नहीं। अगर ये तीन चीजें आपको ठीक लगती हैं तब आप इंटरनल ऑडिटर फंक्शन के वर्क को यूज कर लो, इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर लो। कौन कौन सी तीन चीजें इवेलुएट करनी है? ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आईएएस, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, और तीसरा सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। इसके बाद बोल रहे हैं वर्क को यूज मत करना अगर तीनों में से कोई कंडीशन पूरी ना हो रही हो, यानी कि यूज के अपोजिट पॉइंट है, यानी कि सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस बहुत गिरी हुई है, लैक हो रही है, या फिर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। सेकंड में देखो, अब आपने इवेलुएट कर लिया आईएएफ को, अब देखो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ आईएएफ जो आपको यूज करना है, किस हद तक उनके काम को यूज करना है। सबसे पहला देख लो, कंसीडर द नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क, जो इंटरनल ऑडिटर वाले कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिट फंक्शन वाले कर रहे हैं, आपको यूज करना है। देख लो क्या उन्होंने कोई सिग्निफिकेंट जजमेंट तो नहीं ली अपने कामों में, उन्होंने प्रोविजन के बारे में तो नहीं जजमेंट्स ली हुई, उसको कंसीडर कर लो। उसके बाद लेकिन आप रहोगे कौन? सोल रिस्पॉन्सिबल ही रहोगे। एक्सटर्नल ऑडिटर जितना मर्जी उसके काम की एक्सटेंट चेक कर ले, चाहे इवेलुएट कर ले, लेकिन वो सोल रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और अगर आप उसके काम को यूज कर रहे हो तो एक्सटर्नल जो ऑडिटर है वो कम्युनिकेट कर लेगा एज पर ऐसे 260 टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने नेचर एंड एक्सटेंट देखा। सबसे पहला कंसीडर द नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क ऑफ आईएएफ व्हिच यू हैव टू यूज। सेकंड में है सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड बाय मैनेजमेंट, सॉरी इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो वो देख लेना। ऑडिटर जो है एक्सटर्नल ऑडिटर सोल रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और अगर आप उनके काम को यूज कर रहे हो तो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर देना। अब आ रहा है सीधा यूज कर लो भाई, तीसरा पॉइंट यूजिंग। पहले में आया था इवेलुएट कर लो, सेकंड में आया था नेचर एंड एक्सटेंट देख लो किस हद तक यूज करना है, आप कह रहे हैं यूज कर लो। तो सबसे पहले तो देखो एक्सटर्नल ऑडिटर शैल डिस्कस द प्लान्ड यूज ऑफ वर्क, पहले अपन डिस्कस कर लेंगे भाई हम आपके किस काम को यूज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ट को, क्या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन को, या जो आपने डेटर्स की एक्सेल शीट्स बनाई हुई है वो सब मैं यूज कर रहा हूँ, तो पहले डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की, इंटरनल ऑडिट फंक्शन की मैं रिपोर्ट्स रीड कर लूंगा, अगर सही है तो मैं काम यूज कर लूंगा, अदरवाइज नहीं। फिर मैं सफिशिएंट प्रोसीजर अप्लाई करूंगा कि क्या उसका काम एडिक्वेसी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सबसे ऊपर देखोगे अगर आप, तो ये पॉइंट निकल के आ रहे थे ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में देखो अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को यूज कर रहे हो तो एडिक्वेट है कि नहीं, इंटरनल ऑडिटर को यूज कर रहे हो तो उसको डीएसआर करते चले जाओ, डायरेक्ट सुपरविजन और रिव्यू। तो ये वही काम है कि अगर आप उसके एडिक्वेसी चेक कर रहे हो तो ये देख लेना क्या उन्होंने काम प्रॉपरली प्लान परफॉर्म के हिसाब से किया था कि नहीं किया था, क्या उन्होंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए थे कि नहीं, और वो जिस कंक्लूजन पे पहुंचे थे, ठीक है, और जो वो रिपोर्ट्स वगैरह थी वो एप्रोप्रिएट है और कंसिस्टेंट है कि नहीं। उसके बाद देख लो उन्होंने वहां पे कितनी अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व है, क्या रिस्क निकल के आ रहे थे वहां पे, क्या लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी थी उस फंक्शन की, इंटरनल ऑडिटर्स की। तो ये सारी चीजें आप कंसीडर कर लेना और इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर लेना, खत्म। उसके बाद आपके पास है यूजिंग द इंटरनल ऑडिट डायरेक्टली। तो सबसे पहले है डिटरमाइन वेदर द इंटरनल ऑडिटर कैन प्रोवाइड द एक्सटर्नल ऑडिटर, क्या डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये देख लेना कि उनको मे बी हो सकता है एक्सटर्नल ऑडिटर मे बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन, कि आप इंटरनल ऑडिटर को यूज मत करो, तो ये देख लेना। अगर आप प्रोहिबिट नहीं हो, ठीक है, तो उनकी आप लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी चेक कर लेना, किनकी, इंटरनल ऑडिटर्स की, क्या वो आपका पर्पस सोल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और अगर आप लोगों की आगे है शैल नॉट यूज, कह रहे हैं अगर ये ऊपर वाली दोनों कंडीशन पूरी नहीं होगी, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस लैक हो रही है और लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट कर रहे हैं, तो आप इंटरनल ऑडिटर को यूज मत करना, ठीक है। उसके बाद है भाई
सेकंड पॉइंट जैसे इंटरनल ऑडिट फंक्शन का सेकंड था, ऐसे इसी का डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क जो आपको इंटरनल ऑडिटर को यूज करना है। तो देख लेना काम, पहले तो ये देख लेना जो आप उसको डीएसआर करते रहो, डायरेक्ट सबसे पहले अभी आप इंटरनल ऑडिटर को यूज कर रहे हो तो उसको डीएसआर डायरेक्ट करते रहो, बताते रहो, सुपरवाइज करते रहो, देखते रहो कि ठीक कर रहा है कि नहीं, और उसके काम को रिव्यू करते रहो। और साथ साथ में आपको क्या कंसीडर करना है, अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर। जो आपने उसको काम दिया था इंटरनल ऑडिटर को, ठीक है, क्या उसमें जजमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं, वो ध्यान में रख के चलना। कितना रिस्क है, असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये ध्यान में रख लेना। और क्या सिग्निफिकेंट थ्रेट्स आ सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी को लेके या लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी को लेके, ठीक है। तो अगर आपने वर्क का एक्सटेंट चेक करना है तो क्या क्या चीजें चेक करोगे, पहले तो उसको डीएसआर करते रहो, उसके बाद जजमेंट इन्वॉल्व कितनी है, ठीक है, अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना हो सकता है अगर वो काम को करेगा तो, और सिग्निफिकेंट थ्रेट ऑब्जेक्टिविटी या लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी को लेके कितना हो सकता है। उसके बाद है एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज द वर्क, एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज द वर्क, कह रहे हैं अगर वो कब इंटरनल ऑडिटर को यूज नहीं कर सकता, ऊपर वाले पॉइंट के अपोजिट आ जाएंगे, अगर सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व हैं, अगर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व हैं तो मैं उसके काम को यूज नहीं करूंगा, हायर रिस्क है, ठीक है, या फिर आपके पास जो ऊपर वाला पॉइंट था ऑब्जेक्टिविटी लैक हो रही है, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस लैक हो रहा है। उसके बाद आ जाओ यूजिंग, अब डायरेक्ट आगे उसके काम को यूज कर लो। तो यूज अगर आप उसके काम को कर रहे हो तो सबसे पहले दो चीजें देख लेना। सबसे पहला ऑब्टेन रिटन एग्रीमेंट फ्रॉम द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटिटी, किसी मैनेजमेंट वाले से लिखवा के ले लेना कि भाई हम आपके इंटरनल ऑडिटर को यूज कर रहे हैं, तो आप बीच में क्या ना करना, इंटरफेयर मत करना। आपने पहला रिटर्न एग्रीमेंट किससे ले लिया, एंटिटी के किसी मैनेजमेंट वगैरह से ले लिया कि हम आपके इंटरनल ऑडिटर को यूज कर रहे हैं, दैट एंटिटी विल नॉट इंटरवेन इन द वर्क। दूसरा एग्रीमेंट आपने ले लिया इंटरनल ऑडिटर से, क्या के लिए, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जा सके, उससे भी आपने ले लिया कि भाई मैटर कीप द मैटर कॉन्फिडेंशियल। फिर अगले पॉइंट में है आप उसको डीएसआर करते चले जाना, एक्सटर्नल ऑडिटर शैल डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू द वर्क परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिटर। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का टॉपिक कोई ज्यादा खास नहीं है, दो तरीके की डॉक्यूमेंटेशन आपकी हो सकती है, एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन को लेके या फिर डायरेक्ट असिस्टेंस को लेके, यानी कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन को लेके और इंटरनल ऑडिटर को लेके। तो ऊपर जो जो किया है उसकी डॉक्यूमेंटेशन लिख देना, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्यूमेंटेशन का टॉपिक पेपर में वैसे जनरली पूछा नहीं जाता कि आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन बताओ, अगर पेपर में पूछा जाता है तो जो जो ऊपर टॉपिक थे वही लिख देना, बस डन। इसी के साथ आपका ऐसे 610 खत्म होता है। ओके, बाय बाय।